दोस्तों बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आपने कभी वैगनर ग्रुप सुना था क्या? या वैगनर वैगन आर की बात नहीं कर रहा हूँ, वैगनर। मैंने भी नहीं सुना था और ना ही कभी मतलब पॉलिटिकल एरिना में या किसी भी प्रकार से बड़े जो कह लीजिए आप बड़ा एलिट ग्रुप होता है जो यहाँ पे कभी किसी चर्चा का विषय होता है ना। आप सबने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जो हम आम जन की पहुंच से बहुत दूर होते हैं और कह लीजिए हम लोग कभी उस पर सोचते भी नहीं है क्योंकि आप सामने आता नहीं है, हमारे दैनिक जीवन से कोई उसका वास्ता होता नहीं है। तो साहब वैगनर ग्रुप है ना। अभी मैंने भी जाना आप सबके साथ साथ कि रशिया में एक ऐसे भाड़े के किराए के सैनिकों का, आप सैनिक कह लीजिए या योद्धा कह लीजिए, एक गुट है। अब साहब ये अब जो जानकारी मिली तो भाड़े के सैनिक, ये थोड़ा सा मुझे भी ऑड लगा सुनने में कि ये कैसे होता है कि भाड़े के सैनिक। भाड़े के मैं गुंडे जानता था कि और ये सब, तो थोड़ा मुझे भी आश्चर्य हुआ। खैर फिर पता चला कि शायद कि पुतिन साहब ने ही अपने कोई एक ग्रुप ऐसा बना के रखा हुआ था जो प्राइवेट आर्मी जैसा काम करती थी। आप यूं कह लीजिए कि प्राइवेट आर्मी जैसे थी जिसने पुतिन साहब के खिलाफ ही युद्ध घोषित कर दिया था। अब इनके एक साहब देखिए, मैं बहुत ही आम आदमी हूं और आप सबसे जब संवाद करता हूं तो बिल्कुल आम आदमी की हैसियत से ही करता हूं। तो क्या साहब ये रशियन नाम मेरे को मुझसे मैं बोल नहीं पाया करता हूँ, याद करना तो बड़ी दूर की बात हो जाती है, सिवाय दो चार नामों के जिनमें पुतिन साहब का नाम तो स्वाभाविक है, व्लादिमीर और दिमित्री गोरबाचेव, कुछ एक ऐसे ही नाम याद कर पाता हूँ। तो खैर साहब जो इस वैगनर ग्रुप के हेड थे, जिन्होंने बड़े जोर से गर्जना की थी कि रशिया को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है और इसके लिए वे कूच भी कर गए थे। मतलब इट वॉज ए कूप। अगर आप ने देखा होगा, मॉस्को की ओर वे बढ़ भी गए थे पुतिन जी को नस्तनाबूद करने के लिए। एक तरह से कह लीजिए कि अब बाकी अब आप सब समझ सकते हैं। खैर साहब फिर यह वैगनर ग्रुप को अपना पुतिन जी ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया, है ना, जिसको कहते हैं ना कि शेर को शवा शेर मिल जाना, किसी को उसकी हैसियत बता देना, तो जो इसके हेड हैं वैगनर ग्रुप के, वे फिर जैसे ही मतलब कह लीजिए कि दो तीन हवाई हमले हुए या कुछ भी इस प्रकार का जो प्रतिरोध आया फिर पुतिन साहब की ओर से, तो ये अपने घुटने के बल आ गए, अपनी हैसियत में आ गए और इन्होंने एक जिसको बोलते हैं सेफ पैसेज मिल जाने जैसी बात, तो वह है कि हम मॉस्को में खून खराबा नहीं चाहते। तो जब खून खराबा नहीं चाहते तो क्या ये पहले नहीं मालूम था कि अगर आप पुतिन साहब के खिलाफ आप जाएंगे, युद्ध करेंगे, तो खून खराबा नहीं होगा, सब शांति से हो जाएगा। पुतिन साहब आपको एक बिल्कुल आपको बुलाकर अपनी गद्दी दे देंगे। ऐसा तो होना नहीं था, सब कुछ आपकी जानकारी में था, बट आपने फिर भी एक प्रयास किया। अब कैसे किया, क्यों किया, यह एक फिर अलग से एक विषय बनता है। मगर फिलहाल वैगनर ग्रुप के हेड ने, मतलब वैगनर ग्रुप ने घुटने टेके और अपनी हैसियत में आ गए, पुतिन साहब की जय जय हो गई। अब मैं आपको ये वैगनर की स्टोरी यहाँ पे क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि साहब इस वैगनर ग्रुप की एंट्री भारत में भी हुई। है ना मजेदार बात। और कैसे ये हुई सामना से। सामना जो कि परम आदरणीय बाला साहेब ठाकरे साहब, हिंदू हृदय सम्राट, जिनको मैं सच में हिंदू हृदय सम्राट से याद करता हूं, तो उनका एक समाचार पत्र होता है सामना, जो कि महाराष्ट्र और खासतौर पे मुंबई में तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है, जिसकी प्रतियां छपती बिकती हैं। तो उसके जरिए वैगनर ग्रुप की एंट्री हुई। उन्होंने अपने मुखपत्र के एक एडिटोरियल में आज छापा कि ये जो महागठबंधन है यह इंडियन वैगनर है और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा।
नया चेहरा देगा प्रधानमंत्री का 2024 में। तो साहब अब देखिए, पुतिन साहब और मोदी साहब दोनों की ही बहुत बड़ी आपसी एक कह लीजिए कि बहुत अच्छा एक संबंध रहा है, और दोनों ही राष्ट्र के लिए, मतलब जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर आप पुतिन साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वे अखंड रशिया, ऐसे कहना चाहिए शुद्ध उसमें, अखंड रशिया के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप पहले याद करेंगे तो 91 या 92 में यूएसएसआर के नाम से होता था, सोवियत संघ बोलते थे। फिर बाद में आप सबको पता है कैसे विखंडन हुआ और अलग अलग देश बन गए। तो जितना मेरी अल्प बुद्धि में आता है, तो पुतिन साहब आप यूं कह लीजिए अखंड रशिया के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि अखंड भारत के लिए, क्योंकि वह परिकल्पना ही अभी आज की, और अब जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा भी मुझे बोलने में भी थोड़ा हिचक हो रही है। खैर साहब, तो अब देखना होगा कि इस वैगनर ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, अब कल देख रहा था तो ऐसा शायद है कि नीतीश कुमार जी ने कुछ एक ऐसे उद्गार व्यक्त किए कि जो शिमला 12 जुलाई को जो बैठक होनी है महागठबंधन की, उसमें कांग्रेस लीड लेगी। तो अभी तो इनका मतलब शीर्ष ही शायद है कि तय नहीं हो पा रहा है, तो अगुवाई करेगा कौन, अभी इसी को लेकर संशय है। फिर इनके अपने जो घटक दल हैं, उनमें से एक आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस का जो वाक युद्ध चल रहा है, अभी तो वाक युद्ध है, कब सड़कों पर आ जाए कोई नहीं कह सकता। जिस प्रकार से तल्खियां इधर से कांग्रेस से भी और उधर आम आदमी पार्टी की ओर से भी चल रही हैं, तो अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। तो साहब, ये जो तथाकथित वैगनर ग्रुप भारत का ये महागठबंधन, जब ये अपने सही अस्तित्व में आ जाए और दिल्ली की ओर कूच करे, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ अपने रणनीति कौशल से जब कुछ एक हमले करेंगे, तब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे क्या यह वैगनर ग्रुप भारतीय वैगनर ग्रुप महागठबंधन की क्या स्थिति होती है। क्या यह घुटने टेकते हैं, या वैसे फाइनल रिजल्ट तो देखिए साहब 2024 में ही आना है। तब तक यह वैगनर ग्रुप भारत का महागठबंधन क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या स्थिति होगी, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल अभी अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे जी की, कल उन्होंने एक जनसभा भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुई। सिद्धारमैया जी बोले भी वहां पर, काफी आवाज देकर बोली उन्होंने कि एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना उद्धव ग्रुप जब सत्ता में आवे तो जो कांग्रेस ने कर्नाटक में किया है, वैसी ही नीतियां यहाँ पर भी डिप्लॉय की जाए, मतलब उनको अभी 15-20 दिन हुआ है, अपनी नीतियों पर उनको पूरा विश्वास हो गया है कि कर्नाटक अब प्रगति और अमन चैन खुशहाली की ओर बढ़ चला है इन 15-20 दिनों में ही। और जबकि साहब अगर देखें तो पहले तो वो धर्मांतरण कानून को निष्क्रिय करना जो कि भाजपा लेकर आई थी, फिर उसके बाद कल एक विवादित बयान दे देना प्रियांक खड़गे जी का गौकशी को लेकर, और जो बिजली बिल अभी जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिन बेचारों का कभी 500-600 आता था, आज किसी का 1500 आ रहा है, तो किसी का 2000, एक साथ तो 8000 का बिल दिखा रहे थे। तो कुछ एक चीजें हैं जो जरूर अंडर कंसिडरेशन रहेगा। एंड डेफिनेटली एक छोटी सी बात पश्चिम बंगाल की, अभी मैं देख रहा था कोलकाता हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस, इनका नाम है अमृता सिन्हा जी। इनको मैं देख रहा था जिस प्रकार से वे शायद है कि पश्चिम बंगाल के को रिप्रेजेंट करने वाले कोई वकील रहे होंगे, उससे मुखातिब थी और बड़ी चिंता जता रही थी आने वाले पंचायत इलेक्शंस को लेकर। कोलकाता की
ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती सिन्हा बड़ी चिंता जता रही थी कि उन्हें यह पता चल रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इवन कि मर्डर्स भी हो रहे हैं अभी, जबकि शायद है कि पंचायत इलेक्शंस अभी 2 हफ्ते बाद है, 10 जुलाई के आसपास ऐसा कुछ है। उससे पहले ममता जी ने बड़ी आपत्ति दर्ज की थी केंद्रीय सैनिक अर्धसैनिक बलों की वहां पर डिप्लॉय करने को लेकर। उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट की शरण भी ली थी, जहां से फटकार के बाद अब है कि शायद है कि केंद्रीय पैरामिलिट्री ट्रूप्स विल बी डिप्लॉयड इन वेस्ट बंगाल। तो पहले तो यह ममता जी की आपत्ति एक व्यक्ति को संशय में डालती है। फिर आज उन ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती सिन्हा का ऐसा बयान देना सच में मतलब पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। खैर साहब, पश्चिम बंगाल का देखिए, अगर आप शुरू से देखेंगे तो एक चुनावी अगर इतिहास देखेंगे तो रक्त रंजित रहा है, और छोटी मोटी घटनाएं तो देखिए सब जगह होती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। मगर एक हाईकोर्ट का जज अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो यह थोड़ा सा विचारणीय बन जाता है। लोगों के कॉन्शियस सबकॉन्शियस को अंदर तक समझ सकते हैं आप। चलिए साहब, अभी के लिए तो आप लोग इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, अभी आज ही मिलेंगे, और तब तक कुछ जो नवीन घटनाक्रम होंगे उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।